नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना के इस दौर में भी फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी जारी है। जिन बच्चों के पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी है उन्हें कई स्कूल्स तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं मुंबई से, जयपुर से, दिल्ली से और भी इलाकों से। कई तरह की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बच्चों को स्कूल से निकाले जाने तक की धमकी दी जा रही है। बच्चों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। कुछ बच्चों की सालाना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ बच्चों का अगली क्लास में दाखिला देने से उन्हें रोकने की धमकियां दी जा रही हैं। कुछ स्कूलों में यह भी शिकायत मिल रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई से ही बच्चों को रोक दिया गया है, यानी कि तरह तरह के हथकंडे सिर्फ फीस वसूलने के लिए अपनाए जा रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि कोरोना से उनकी नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस चौपट हो गया है, आजीविका पर असर पड़ा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि विपदा की इस घड़ी में स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स पर जो दबाव बनाया जा रहा है, क्या वो जायज है? अगर नहीं तो पेरेंट्स के पास क्या अधिकार हैं? और इन सबके बीच बच्चों की मनस्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा, क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है? आज अपने खास मेहमानों के साथ हम बच्चों के भविष्य से जुड़े इन अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। जरा इस चेहरे को गौर से देखिए। हताशा, गुस्से से भरे ये वासुदेव पेडनेकर हैं। 53 साल के वासुदेव मुंबई के जोगेश्वरी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनकी एक बेटी है जानवी, जो विले पार्ले के माधवराव भागवत हाई स्कूल में 8वीं क्लास में है। लेकिन इन दिनों वासुदेव बेटी की स्कूल की मनमानी से परेशान है। वो बताते हैं कि कोरोना ने उनकी आमदनी पर चोट की। जरूरतें तो कम नहीं हुई, लेकिन आमदनी आधी हो गई। इसी वजह से वो पिछले साल पूरी फीस नहीं भर पाए और इस साल भी वही हाल है। स्कूल ने ना तो जानवी की 7वीं के रिजल्ट दिए और ना ही 8वीं की ऑनलाइन क्लास में शामिल कर रहा है। वासुदेव बताते हैं कि वो अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि उन्हीं की तरह 200 और पेरेंट्स हैं जिनके साथ स्कूल ऐसा कर रहा है। खाने के जो लोगों के वांदे हैं, वहाँ पे फीस पूरी तरह भरो और वो फीस ऐसे भरो कि आप किसी से बोरो करो, कुछ भी करो। वहीं नवी मुंबई के एक स्कूल ने फीस को लेकर सारी हदें पार कर दी। स्कूल उन पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज रहा है जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं की है। साथ ही धमकी भी दी जा रही है कि अगर उन्होंने स्कूल के बताए समय के अंदर फीस नहीं भरी तो बच्चों का नाम भी स्कूल से काट दिया जाएगा। पहले कहा सिर्फ ट्यूशन फीस भर दो, फिर कहा तुमने अदर एक्टिविटी की फीस नहीं भरी है तो रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। स्कूल बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अभी हालत खराब है, स्कूलों को ये बात समझनी चाहिए। स्कूलों की चल रही इस मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स महानगर पालिका पहुंचे तो आयुक्त ने ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश शिक्षा विभाग को की। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर को इस संबंध में लिखा कि शिक्षा विभाग एक स्टेट बोर्ड स्कूल की मान्यता को रद्द कर दे। साथ ही उन 4 सीबीएसई बोर्ड स्कूलों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी रद्द कर दे जिन्होंने फीस को लेकर ये काम किया। हमने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं वो काफी गंभीर हैं। स्कूल बच्चों को परेशान कर रहे हैं। कई बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। ऐसी शिकायतें हैं। हमने शिकायतों को ऊपर तक भेजा है। हालांकि फीस की मांग को स्कूल अपनी ओर से जायज ठहराने की हर संभव कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। वो दलील देते हैं कि भले कोरोना काल की वजह से उनके खर्चों में कमी आई हो, लेकिन खर्चे खत्म नहीं हुए हैं। स्कूल बस की ईएमआई और मेंटेनेंस से लेकर टीचर्स की सैलरी तक सब जाती है। ऐसे में अगर फीस नहीं मिलेगी तो वो खर्चे कैसे उठाएंगे? लेकिन शायद स्कूल भूल गए हैं कि शिक्षा एक समाज सेवा है, बिजनेस नहीं, जहां पेरेंट्स को डरा धमकाकर फीस की उगाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस पूरे मसले के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष स्वाभाविक तौर पर बच्चों का है, उनके पेरेंट्स का है, जो कोरोना की मार से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं और उन पर फीस वसूली का अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ स्कूल्स का भी पक्ष है। आखिर स्कूल भी चलाने पड़ेंगे, फीस नहीं आएगी तो स्कूल कैसे चलेगा? स्टाफ की सैलरी कैसे दी जाएगी? स्कूल का मेंटेनेंस कैसा होगा? अब इन दोनों सवालों के बीच में बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। कौन सही है, कौन गलत, इसका फैसला
हम दर्शकों पर छोड़ेंगे, लेकिन आज इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं विटी इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर विनय जैन साहब। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल जी। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय जैन, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, सीधे सीधे मुंबई वाले केसेस को अगर हम लें तो यहाँ पर तो सीधा सीधा एनओसी को जो है रद्द करने की बात की जा रही है कि एनओसी न दी जाए इन 5 स्कूल्स की। और भी हैं, सिर्फ मुंबई की बात नहीं है सर। दिल्ली में तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक स्कूल का जो है वो प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि इसी तरह की मनमानी वहां चल रही थी। हरियाणा से इसी तरह की खबरें हैं, इसी तरह से जयपुर में इस तरह की खबरें आ रही हैं। मतलब आप अखबार उठाइए 2-4 दिनों के, तो आपको कहीं ना कहीं ये हर जगह ये खबर मिल रही है। मेरा सवाल सीधे सीधे ये है सर, स्कूल सब जानते हैं कोरोना काल में किस तरह की विपदा अभिभावक झेल रहे हैं, बच्चे झेल रहे हैं, सब जानते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सर कि फीस का इतना दबाव और दबाव के बाद धमकी? और सर दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये हेडलाइन प्रसारित की जा रही है कि कब होगी स्कूल की गुंडागर्दी बंद, ये इस तरह की हेडलाइंस थोड़ी सी मैं उस पर ऑब्जेक्शन करता हूं। और ये जो बात कहने की बात है कि सभी स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा जितने भी मैं स्कूल प्रबंधन को जानता हूं अक्रॉस इंडिया, जिन स्कूल प्रबंधन से मेरी बातचीत होती है, स्कूल प्रबंधन भी पूरी तरह से संवेदनशील है। ये हम जो केसेस सुनते हैं, ये हमारे 32 करोड़ विद्यार्थी आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ये जो हम शिकायतें सुनते हैं, ये बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स की हम सुनते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्कूल्स में ऐसी शिकायतें आती है, ना कि हर एक स्कूल में। मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, देखिए स्कूल के अपने खर्चे हैं, पेरेंट्स का अपना लॉजिक है, स्कूल का अपना लॉजिक है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। इस पूरी विपदा में कोई गलत नहीं है, लेकिन संवेदनशील होकर दोनों को एक दूसरे की परेशानियों को समझ के चलना होगा सर। लेकिन ये कहना कि स्कूल मनमानी करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है सर। इसी संवेदनशीलता की सर, क्योंकि आप एक जिम्मेदार स्कूल के जिम्मेदार प्रबंधक भी हैं, मैं इसलिए आपसे एक अनबायस्ड आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूं। सर, आपने संवेदनशीलता की बात की, अब पेरेंट्स और बच्चों की तरफ हम कौन से संवेदनशीलता की नजरों से उनसे हम किस संवेदनशीलता की उम्मीद कर रहे हैं, अब ये मुझे नहीं मालूम है सर। लेकिन इस पूरे मसले पर संवेदनशीलता तो फिलहाल स्कूल्स को दिखानी चाहिए ना सर, क्योंकि उनके पास संवेदनशीलता दिखाने का मौका इस वक्त ज्यादा भी है, स्वाभाविक भी है। तो क्या वो स्कूल जिन संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं, क्या स्कूल वो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं सर? बिल्कुल दिखा रहे हैं सर। आज आप हर स्कूल में प्रबंधन से बात कीजिए, वहां पर एक नहीं तकरीबन 20 से 25% पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज फीस नहीं भर पा रहे हैं, और हर स्कूल उनके साथ कोऑपरेशन कर रही है, उन्हें पूरी तरह से हर संभव सहयोग दे रही है, फी डिफरमेंट प्लान्स दे रही है, उनको पेएबल व्हेन एबल वाली स्कीम्स दे रही हैं, ताकि पेरेंट्स को इनकन्वीनियंस का सामना नहीं करना पड़े। ये बातें कोई मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है। केवल वो पेरेंट्स जो अपनी समस्या नहीं, शायद वो कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हर प्रबंधन के सामने, आई एम सॉरी मिस्टर जैन, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर। आई एम सॉरी डॉक्टर जैन, पेरेंट्स ना तो स्कूल को, आई एम सॉरी डॉक्टर जैन, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं सर। एनएमसीसी ऑफिशियल्स का जो डेटा है सर, वो खुद ये कह रहा है कि 433 कंप्लेंट्स सिर्फ इस इलाके में, नवी मुंबई की बात कर रहा हूं, मुंबई वाले केसेस में प्राइवेट स्कूल्स की 433, 450 के आसपास कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं जिसमें स्कूल्स पर जो है प्रमोटिंग, जो हायर क्लासेस में प्रमोट करने से रोका जाना, ये किया जा रहा है स्कूल्स की तरफ से। स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स नहीं दिया जा रहा है, उन्हें यहां तक कि ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव किया जा रहा है सर। और आप कह रहे हैं सर कि स्कूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो संवेदनशील हैं। तो ये डेटा और आप जो कह रहे हैं सर, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है सर। बिल्कुल सर, ये वास्तविकता नहीं है। मैं यही बात पर दोहराना चाह रहा हूं, ये वास्तविकता नहीं है। हाँ। आप जो कहते हैं 450 कंप्लेंट्स हैं सर, ये कितना प्रतिशत है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्कूल जो आज फंक्शन कर रहे हैं?
ये वास्तविकता नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, वास्तविकता यह है कि जो भी पेरेंट्स अपनी तकलीफ स्कूल प्रबंधन के पास लेकर जा रहे हैं, स्कूल प्रबंधन उनसे हर संभव उनकी मदद कर रहा है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स मैनेजमेंट से और स्कूल से हेड ऑन ले लेते हैं कि नहीं, हम तो नहीं भरेंगे, आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। ऐसी स्थिति में स्कूल के पास उन पेरेंट्स या उन विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहे स्कूल भी, तो स्कूल कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर फिर कुछ इस तरह की हरकतें कुछ स्कूलों ने की है। मैं अधिकांश स्कूलों को जिनको जानता हूं, किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की है, नहीं, हम भी कोई सर, मनमानी नहीं की है। उन्होंने आज मैं यहाँ पर सर थोड़ा सा अग्रवाल साहब को करते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं आपको इस बारे में सेकंड कर रहा हूं सर, क्योंकि हम भी हर स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी उन चुनिंदा स्कूल्स की बात कर रहे हैं जिसमें नवी मुंबई में खासकर एनएमएमसीसी माफ कीजिएगा एनएमएमसी कमिश्नर की ओर से जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को मुंबई डिवीजन को लिखा गया है, हम तो उस खत का हवाला दे रहे हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग स्कूल्स की जो मनमानी की घटनाएं सामने आई हैं, हम उसका हवाला दे रहे हैं। हम भी नहीं कह रहे हर स्कूल कर रहा है सर, इस बात में हम आपसे कोई अलग राय नहीं रख रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सेक्शन 16 ऑफ आरटीई एक्ट 2009 इसका वायलेशन हो रहा है, जिसमें स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन देने से मना किया जा रहा है, उन्हें अगली क्लास में प्रमोट करने से मना किया जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्शन 17 जो है आरटीई एक्ट 2009 का, उसमें फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, सर ये बड़े संगीन आरोप हैं। और ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं। फीस क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकारी डेटा हम सबके सामने है, गैर सरकारी डेटा हम सबके सामने। कोरोना की मार से कितने घरों का जो है वो चूल्हा बुझा है। बहरहाल मैं अग्रवाल साहब को इसमें आमंत्रित करूंगा। अग्रवाल साहब, डॉक्टर विनय कह रहे हैं कि हर स्कूल तो ऐसा नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्कूल्स ने पेरेंट्स की मजबूरी को समझ के उनके साथ फ्लेक्सिबल रवैया भी अपनाए हैं। ऐसे उदाहरण तो होंगे सर, लेकिन जो ये मनमानी चल रही है इस पर आप क्या कहेंगे, जो वो स्कूल हैं? देखिए, मेरा 22 या 23 साल का जो अनुभव है ना, वो यही बताता है कि ये सारे स्कूल बाय एंड लार्ज, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, जो है संवेदनशील है ही नहीं पैसे के मामले में। जब जैसे जैसे भी इन लोगों को मौका मिलता है, ये पेरेंट्स से पैसा खींचते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं, ये माने या ना माने, जो 3 करोड़ से लेकर 15 करोड़ जब नर्सरी एडमिशन्स होते हैं, इनिशियल एडमिशन्स होते हैं, इलीगल डोनेशंस इकट्ठा करते हैं। और पता नहीं किस किस तरीके से जो है वो किस मद के अंदर पैसा इकट्ठा किया जाता है। अब लॉ में तो ये है कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, नो कमर्शियलाइजेशन, नो प्रॉफिटिंग, और ये सिर्फ जो चैरिटेबल सोसाइटी है वही स्कूल चला सकते हैं, मैं और आप नहीं चला सकते। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाते हैं ना, उनमें दिल नहीं होता। वो तो एकदम ये होता है कि किस तरीके से खींचा जाए। लेकिन अग्रवाल सर, लेकिन अग्रवाल सर यहाँ पर स्कूल्स का ये कहना है, अग्रवाल सर यहाँ पर स्कूल्स का साफ तौर पर कहना है, ये कोर्ट में भी ये केस गया, आप तो खुद वकालत करते हैं सर, आप जानते हैं कोर्ट ने तो खुद कहा है कि ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस स्कूल्स ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। क्योंकि मिनिमम अगर आपको स्कूल्स को मेंटेन करना है तो ये वाली फीस तो लेने के वो अधिकारी हैं। तो अगर वो पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आप फीस दीजिए, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि जो आप जिसमें ऑर्डर निकालते हो, जो सरकार जो सर्कुलर या कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकालती है, उसकी पावर नहीं है आपको। तो ये इस बात का इंडिकेशन करता है कि सरकार के पास कोई वैलिड लॉ होना चाहिए। वो वैलिड लॉ नहीं है आज, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये लॉ होता कि पेंडेमिक के टाइम सरकार के पास ये पावर होती लॉ में कि वो ये फिक्स कर सकती है, उसकी फीस स्ट्रक्चर फिक्स कर सकती है, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। कोर्ट ने जो गवर्नमेंट के सर्कुलर क्वैश किए हैं वो इस बेसिस पे किए हैं कि जिन सेक्शंस का सरकारों ने रेफरेंस दिया, वो सेक्शंस उनको एम्पावर नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि सरकार के पास वैलिड लॉ नहीं है। अगर ये लोग वैलिड लॉ लाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम बराबर कह रहे हैं कि आप एक अग्रवाल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, उसके बाद मैं डॉक्टर जैन से रिएक्शन लूंगा। सर, अगर स्कूल को फीस नहीं मिलेगी तो टीचर्स की
तनख्वाह कहाँ से आएगी, मेंटेनेंस, अब स्कूल खुलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 साल तक स्कूल को खंडर रखा और उसके बाद स्कूल खुले और एकदम से अब बच्चों के आने जाने लायक स्थिति और माहौल बन गया। कुछ स्कूल्स का ये भी कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए लैब्स में अब उनके पास अतिरिक्त जो है वो खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि अतिरिक्त संसाधन भी जुटाने होंगे सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर। तो ऐसे में अगर स्कूल के पास फीस नहीं आएगी एक्टिविटीज को या मिनिमम मेंटेनेंस के लिए, तो वो फिर अंततोगत्वा बच्चे पर ही तो करियर पर बुरा असर पड़ेगा। मैं डॉक्टर जैन से फिर इसके बाद रिएक्शन लूंगा, आप इसका जवाब दीजिए। सहमत हूं और हम लोगों ने इसीलिए शुरू से ही ये कहा है कि कम से कम लॉकडाउन और पेंडेमिक के टाइम सारे पेरेंट्स जो ट्यूशन फी है ना, सिर्फ ट्यूशन फी दे दें, ट्यूशन फी से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है, देखिए पिछले सालों में प्राइवेट स्कूल्स ने जिस तरीके से मनमानी ढंग से फीसें ली हैं और बढ़ाई हैं, इनके पास सरप्लस है, करोड़ों करोड़ों रुपए का सरप्लस है। ये राइट टाइम है कि वो उस सरप्लस को इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि सारे टीचर्स को पूरी सैलरी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जो और खर्चे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सोसाइटी है जो स्कूल चला रही है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, ये बताएं कि हमने अपने पास से 10 करोड़ रुपया दिया है तो हम समझ में आती है। और मुझे लगता है ऐसे टाइम में सरकार भी देखे कि वो किस तरीके से इसको मतलब फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर सकती है, जिससे कि पेरेंट्स का बर्डन जो है वो कम हो जाए। सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। और अभी सरकारों का तो सर आज तो बिल्कुल सर, आज तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, एक असंवेदनशील बयान सामने आया है। जब स्कूल फीस से तंग आकर पेरेंट्स उनके पास पहुंचे तो उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद पेरेंट्स से कह रहे हैं कि जाओ मर जाओ। तो अगर सरकारों की अगर आप बात कर रहे हैं और सरकार में बैठे नुमाइंदे इस तरह से अगर डील कर रहे हैं पेरेंट्स की परेशानियों से, तो फिर क्या उम्मीद की जानी चाहिए सरकारों से और सरकारी नुमाइंदों से, ये समझना मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल डॉक्टर जैन, फटाफट से आपका रिएक्शन सर, क्योंकि सर ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस, चलिए हमने कोर्ट ने भी कहा है और पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए, लेकिन उसके अलावा जो अदर एक्टिविटी फीस, आपने सुना हमारी रिपोर्ट में जो बाइट में वो पेरेंट कह रहे थे कि पहले कहा कि सिर्फ ट्यूशन फीस दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद अदर एक्टिविटीज फीस, उसके बाद लैब फीस, उसके बाद कल्चरल फीस, बहुत सारे नोटिसेस जो केसेस है हमारे पास ऐसे आए हैं। ऐसे स्कूल्स के लिए आप क्या कहेंगे सर? उनके लिए फिर मनमानी और गुंडागर्दी जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें तो फिर क्या कहें सर? सर ऐसा है, हर स्कूल का एक सालाना बजट होता है जी, और हर स्कूल अपने उस बजट को अलग अलग फी हेड में डिवाइड करके पेरेंट्स को चार्ज करती है। आज आप उसे किसी भी हेड में कहिए, आपके लिए कहना बहुत आसान है कि कंप्यूटर फीस क्यों ली जा रही है जब कंप्यूटर क्लास ही नहीं हो रही है, लेकिन सत्य यह है सर, कंप्यूटर पे भी लोन लिए गए होंगे, कंप्यूटर टीचर की भी सैलरी होगी, तो कंप्यूटर फीस भी स्कूल्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका नहीं तो सालाना बजट, फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो है पूरे एक इंस्टीट्यूशन का, वो डामाडोल हो जाएगा। इसलिए स्कूल ये कहते हैं कि जो हमारी पूरी निर्धारित फीस है, जो हमारा सालाना बजट है, उसे हमें दिया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी 15, 20, 25% पेरेंट्स को हेल्प एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्लैंकेट कहा जाए कि हर स्कूल मनमानी कर रहा है और सब स्कूल की फीस एक सर्टेन परसेंटेज से कट कर दी जाए, तो ये असंवेदनशील होगा स्कूलों के प्रति भी। हमें दोनों एंड को देखना चाहिए, दोनों की जिनकी तकलीफ है वो स्कूल प्रबंधन के पास जाएं, अपनी तकलीफ लेकर बैठे। मेरा दावा है ऐसा कोई स्कूल प्रबंधन नहीं होगा जो इस सिचुएशन में पेरेंट्स को हेल्प नहीं करेगा। दूसरी बात, जो अग्रवाल जी ने कहा कि स्कूल वाले पिछले कई वर्षों से मनमानी करते आ रहे हैं, इन्होंने तो लूटने का ये बना रखा है, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं। आज हिंदुस्तान जहां पर भी खड़ा है साहब, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज हम कहीं पर भी जाकर देखें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, स्कूल्स ने जो मेहनत की है बच्चों पे, उसकी वजह से आज मैं भी अगर आपके समक्ष बात कर रहा हूं तो मेरी वो स्कूल जिम्मेदार है जिसने मुझे तैयार किया। तो ये ब्लैंकेट तरीके से कह देना कि स्कूल वाले लूट रहे हैं, ये मैं इससे असहमत हूं। हाँ, एक बात से मैं जरूर सहमत हूं, जो अग्रवाल जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। आज बसों का इंश्योरेंस, आज ट्रांसपोर्ट फीस किसी स्कूल ने चार्ज नहीं किया, कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा है कि ड्राइवर, अटेंडेंट, फीमेल अटेंडेंट जो हर बस में होती है, इनकी सैलरी कहां से होगी, कोई उस पर बात नहीं करता। कोई नहीं पूछता है कि स्कूलों की जो बसेस की EMI वो कैसे भरी जा रही है, इंश्योरेंस चार्ज किया जा रहा है, जो बस रोड पे निकली नहीं उसका रोड टैक्स मांगा जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है।
तो सरकार को भी आगे आना चाहिए, पेरेंट कम्युनिटी को भी आगे आना चाहिए और स्कूल्स को भी आगे आना चाहिए। हम मिलजुल कर इस कठिनाई का सामना कर सकते हैं, ना कि केवल एक स्कूल को ब्लेम करके हम इसका सामना कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है। और मैंने आपसे कहा कि मेरे पास खुद ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर प्राइवेट स्कूल्स में, तो सरकारी स्कूल्स की तो दे आर बाउंडेड, बट प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत सारी हेल्प भी की है। मैं आपसे खुद पर्सनली ये कह रहा हूं। लेकिन हम आज उन स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, एप्रिसिएशन है उनको आज इस शो के माध्यम से, जो प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स की मजबूरी को समझकर उनकी हेल्प कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आज जो हम बहस कर रहे हैं सर, उन चुनिंदा स्कूल्स पर बहस कर रहे हैं जिनकी रिपोर्ट्स मीडिया में हैं और जिनके हवाले से आज हम ये कह रहे हैं कि मनमानी हुई है। मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर जैन का साफ तौर पर यही कहना है कि हर स्कूल तो नहीं है ना ऐसा, तो कम से कम जिस स्कूल ने बच्चों की और अभिभावकों की मजबूरी को समझा है, सारे के सारे स्कूल्स को एक ही पल्ले में तौल देना ये भी तो गलत है। नहीं, हो सकता है 2-4 हो, लेकिन हमारा तो एक्सपीरियंस ये दिख रहा है कि शायद ही कोई होगा। इवन जो कॉन्वेंट स्कूल्स मानते थे कि ये बहुत ही अच्छे स्कूल हैं और पैसे के अंदर भी कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, लेकिन हम तो आजकल देख रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल भी इनसे एक दूसरे से दौड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो और एक जो जैन साहब बात कर रहे थे कि हम लोन लिया है कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के लिए, हो सकता है, तो मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि स्कूल जो है फीस के अंदर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ले सकता। अभी तक क्या होता आ रहा था कि स्कूल जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पेरेंट्स से ले रहा था, जो इलीगल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आप नहीं ले सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले सकते हो, आप कंप्यूटर की फीस ले सकते हो, लेकिन कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं ले सकते, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन। तो ये इस तरीके से लगभग जो फीस नॉर्मल ये ले रहे हैं लोगों से, वो आधी फीस जो है वो अनजस्टिफाइड है। तो अगर हम उस चीज को उस एंगल से देखते हैं तो आधी फीस ही, मतलब जो मैं फटाफट से रिएक्शन लेना चाहूंगा डॉक्टर जैन। और डॉक्टर जैन। हाँ दीपक जी। डॉक्टर जैन, दीपक जी, ये जो बात कह रहे हैं, देखिए आपने 2 पॉइंट रेस किए थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले कि स्कूल्स की फीस क्यों बढ़ाई जा रही है। हाँ, अभी बिल्कुल, आरटीए एक्ट मैं का उसी पर आना चाह रहा था। बिल्कुल, मुझे अभी भी बताया भी गया है, मेरी टीम की ओर से भी मुझे बताया गया है सर, मेरी टीम की ओर से, मैं प्रिसाइजली आपको बता दूं, मेरी टीम की ओर से भी मुझे बताया गया है कि मेल भेज दिया गया है स्कूल के प्रबंधन की ओर से कि फीस बढ़ा दी है हमने, नोटिस हमने दे दिया आपको, शॉर्ट नोटिस समझिए। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि इस बढ़ी हुई फीस का भुगतान करें, वरना एलसी निकाल लें आप। अब ये बताइए, 15-20 दिन का शॉर्ट नोटिस, बच्चे का पेरेंट इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन में कहां स्कूल ढूंढने जाएगा? सीधा सीधा आपने उसको एक ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया जिसके इस पार और ना उस पार पेरेंट्स को छोड़ा आपने। इसके लिए सर, इस पर आपका रिस्पॉन्स। देखिए सर, स्कूल मैनेजमेंट का अगर आप स्टैंड समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ कोर्ट ने कहा कि आप फीस को मत बढ़ाइए, ये पेंडेमिक के दौरान फीस मत बढ़ाइए, ये बात सही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा कि टीचर्स को आप 7वें पे कमीशन के हिसाब से आप उनको सैलरी दीजिए। और यहां तक कहा कि आप, जैसे राजस्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 15% फीस आप 1920 की फीस बढ़ाइए, यानी कि आप आ जाइए 2017 की फीस पर, लेकिन आप सैलरी दीजिए 2021 के वेतन आयोग के हिसाब से। तो ये किस हिसाब से लॉजिकल बैठता है किसी भी को भी? देखिए, आरटीए एक्ट प्रोवाइड करता है कि हर स्कूल 2 साल में 15% की फीस बढ़ा सकता है। उस एक्ट के तहत अगर स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे तो स्कूल का इकोसिस्टम हिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट सर, सरकार और स्कूल की लड़ाई में समझने की एक, बिल्कुल सर, सरकार और स्कूल की लड़ाई में बच्चे का क्या, अभी आज तो हम कर ही नहीं पाए उस पर बात, मैं करना चाह रहा था कि इन सब के बीच में बच्चे की मनस्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा। एक बच्चा जो घर में देख रहा है, घर में मौत हुई है, पिता की माता की जॉब चली गई है, आप डेटा उठा के देख लीजिए, सीएमआई का लेटेस्ट डेटा है, सेकंड वेव में 1 करोड़ इंडियन जॉब्स गई हैं, 97% जो हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम डिक्लाइन हुई है, 97% हाउस होल्ड, यानी कि हर आदमी की इनकम डिक्लाइन हुई है। 12% के आसपास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त है। अप्रैल में 8% था, पिछले साल का अगर आप जोड़ देंगे तो पिछले साल तो 24% के आसपास था, लेकिन अभी भी 12-13% अनएम्प्लॉयमेंट है। एक बच्चा घर में अनएम्प्लॉयमेंट देख रहा है, डेथ देख रहा है, बीमारी देख रहा है, और फिर उसके बाद स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में हैरेसमेंट होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल्स का जो एक्सपेंडिचर है, स्कूल्स का
जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो और सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं मैच नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है आज की ये बहस हम एक ऐसे मोड़ पर छोड़कर जा रहे हैं जहां पर अभी और बातचीत करना बहुत ज़्यादा गुंजाइश इस बात की है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि एक बैलेंस, एक बीच का समाधान जरूर निकले, क्योंकि अंततोगत्वा ये बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। स्कूल प्रबंधन की मजबूरी भी सरकार, पेरेंट्स, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन वो भी समझें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इन विपरीत परिस्थितियों में एक आम आदमी का और उसके बच्चे का भविष्य, स्कूल प्रबंधन कम से कम इतनी संवेदनशीलता दिखाए। क्योंकि जैसा मैंने शो के शुरुआत में कहा डॉक्टर जैन से भी कि संवेदनशीलता दिखाने की गुंजाइश मुझे लगता है स्कूल प्रबंधन के पास ज़्यादा है बनिस्बत बच्चों और उसके माँ बाप के। तो बहरहाल आज आपने हमारे शो पे आके हमें समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए एनालिसिस दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनय जैन आपका, डॉक्टर अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।